हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 5, 6 एंड 7 से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले हम स्टाफिंग की करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है स्टाफिंग से रिलेटेड, स्टाफिंग का सबसे पहले आपको पता हो, स्टाफिंग में आपने एक तो प्रोसेस जो है स्टाफिंग का, सिलेक्शन का और रिक्रूटमेंट का, जो मेनली सिलेक्शन का प्रोसेस है आपका, वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है ना, कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस कई बार मैंने बताया है जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब, बताने की भी जरूरत नहीं है, उनमें काफी सारे आते हैं क्वेश्चंस। प्लस इसके अलावा जो आपके टेस्ट है, जो सिलेक्शन में ही आपका एक टॉपिक आता है टेस्ट से रिलेटेड, वो टेस्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको अच्छी तरह पता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस टेस्ट एम इज टू मेजर द IQ लेवल ऑफ द एप्लीकेंट। बताइए कौन सा टेस्ट है? इट हेल्प्स टू मेजर द IQ लेवल ऑफ द एप्लीकेंट। हाँ जी, टेस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे मैं MCQs की तरह पूछ रही हूँ, चलो ऑप्शंस भी दे देती हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ लेवल का है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटेलिजेंट टेस्ट? IQ लेवल कहाँ से देखेंगे? इंटेलिजेंस से देखेंगे। ठीक है ना। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्किल्स प्रोसेस्ड इन द कैंडिडेट? कौन सा टेस्ट है जो डिटरमाइन करता है एक्चुअल स्किल्स के बारे में? ट्रेड टेस्ट बिल्कुल करेक्ट है। और न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए कौन सा टेस्ट है? टू लर्न न्यू स्किल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट करेक्ट है। तो इस टाइप के आपको पता हो। इसके अलावा आ जाएगा शिफ्टिंग एंड एम्प्लॉइज टू हायर पोजीशन एंड कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए ये क्या है? ऑप्शंस है प्लेसमेंट, ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन। शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लेसमेंट। आप बताओ। प्रमोशन इज करेक्ट। प्रमोशन में क्या होता है? हायर पोजीशन मिलती है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है ना। रेफर्स टू असाइनिंग द पोस्ट टू द एम्प्लॉय फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड। रेफर्स टू असाइनिंग द पोस्ट टू द एम्प्लॉय फॉर विच ही हैज बीन सिलेक्टेड। ये कौन सा पॉइंट आएगा? चलो इसमें भी ऑप्शन दे देती हूँ, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट करेक्ट है। जो अब ऑप्शन ना हो, अगर ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आए तो क्या करोगे? फिर मैं ऑप्शन थोड़ा ना दूंगी। ठीक है ना। फैमिलराइजिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू द अदर एम्प्लॉइज विद रूल्स एंड रेगुलेशन। फैमिलराइज किस में करवाते हैं हम? ओरिएंटेशन। बिल्कुल करेक्ट है, ओरिएंटेशन में हम फैमिलराइज करवाते हैं। तो इस टाइप के हो सकते हैं। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, मतलब देखना कि स्टैंडर्ड्स ठीक है या नहीं है जो हमने सोचा था एम्प्लॉइज का। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ा हुआ है ना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? अब इतने इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि थोड़ा सा हमें भी ढूंढने में मुश्किल आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सुनिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, CBSE कंपार्टमेंट में आया था 2017 में। मिस्टर मूर्ति इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ जय हिंद हॉस्पिटल। ही हैज टू अपॉइंट नर्सेस फॉर द हॉस्पिटल। Patients are in a hospital of different types. He wants to find out the candidate maturity, emotions in dealing with the patients. He also wants to know about the candidate's ability to make decisions. Explain two types of tests.
मिस्टर मूर्ति को अपने हॉस्पिटल के लिए नर्सेज रखनी है, तो उसको क्या क्या चाहिए उनमें? पहला चाहिए कि वो मैच्योरिटी और इमोशंस के साथ डील करे, और दूसरा कैंडिडेट्स की एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। ये 2 पॉइंट से कैसे आएंगे पॉइंट्स, बताओ कौन कौन से टेस्ट आएंगे? मैंने बता भी दिया, बताओ किसमें हमारे इमोशंस मैच्योरिटी की बात होती पर्सनैलिटी है? और इंटेलिजेंस, हाँ, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, बिल्कुल करेक्ट है। पर्सनैलिटी एंड पहले आएगा इंटेलिजेंस। पर्सनैलिटी हो जाएगा, और जहां हम उसकी एबिलिटी देखेंगे टू मेक द डिसीजन, यानी कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे। तो इस टाइप के केस स्टडीज जो है आपको रिवाइज करनी है। ये मैंने पहले पिछले पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। इट इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट। बताइए वो कौन सा केस है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट का फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। चलो आपको रिक्रूटमेंट, ऑप्शन दे देती हूँ, ट्रेनिंग, इंटरव्यू या इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटरव्यू। इंटरव्यू, इंटरव्यू में फेस टू फेस एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट बैठते हैं। It involves attracting the existing employees to apply for vacant position। जब आप existing employees को कहते हो कि जो vacant position है उसके लिए अप्लाई करो, तो ये कौन सा वो है? कहा आप existing employees को कहते हो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कहते हो। ऑप्शन आएगी तो ऑप्शन से तो पहचान लोगे। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड का क्वेश्चन है और ऑप्शन नहीं है, बताइए वहां क्या करोगे? अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। व्हाई एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बताइए एम्प्लॉइज लेथार्जिक क्यों हो जाते हैं जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होती है? तो एम्प्लॉइज लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब लेजी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैम उनकी प्रमोशन हो जाती है तो हाँ इसलिए। जी, क्योंकि उनको पता है हमारी प्रमोशन हो ही जानी है, हम चाहे काम यहाँ करें ना करें, करें ना करें। बाहर से कोई आएगा नहीं, इसलिए वो लथार्जिक हो जाते हैं। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस विच हेल्प इन फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। ये 2000 सिलेक्शन, कंपार्टमेंट में आया हुआ है। नेम एंड डिफाइन सिलेक्शन, द प्रोसेस विच हेल्प इन फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट। सिलेक्शन। सिलेक्शन होता तो सर्चिंग होता वर्ड, सर्च करना सिलेक्शन में आता है, सिलेक्ट करना सर्च करना। यहां सिर्फ बोला है पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, यानी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस, रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, थोड़ा सा समझ के करना है। मैं नए नए ढूंढ रही हूँ जो हमें सीबीएसई के मिल जाए। इसमें ये आ गया, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट which help human resource manager in deciding the actual number of persons required in the department। ये 2017 का आया हुआ है क्वेश्चन। Identify the concept which help the human resource manager in deciding the actual number of persons required in the department। कौन सा होता है वो जहां actual persons को हम देखते हैं? दो चीजें थी, वर्कफोर्स और वर्कलोड। बताइए कौन सा है? वर्कफोर्स। वर्क फोर्स, कितनी हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, फिर वर्कलोड का क्या होगा? कितना काम है। ओके। लोड मतलब कितना लोड है काम का, फोर्स मतलब कितनी जरूरत है वर्कर्स की।
चलिए अब ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से करते हैं। ये तो चलो मैं बता रही हूँ, पेपर में तो मिक्स हो जाता है सब। नेम द कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर मैनेजर्स। नेम द कॉन्सेप्ट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है टॉप टू लोअर लेवल पे? बताइए। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सिर्फ सतिंदर और ऋषभ क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी। बाकी भी अपने जवाब दिया करो। ज्योति आप तो म्यूट ही हो गए हो बिल्कुल, है? तुषार आप भी बताया करो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बताइए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? अभी तो मैंने चैप्टर का नेम बता दिया है, चैप्टर के नेम के हिसाब से सोच लो। डेलीगेशन तो देखो हो नहीं सकता, या तो वर्ड आया ही हुआ है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देता है फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल। डेलीगेशन क्या होता है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, अपना वर्कलोड कम कर देना। तो कौन सा ऐसा? डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। नेम दी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव डाइवर्स एक्टिविटीज, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये बहुत आता है क्वेश्चन जहाँ स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज की बात हो। बताओ ये कौन सा है? रीजनल। Divisional. नो, डिविजनल में तो प्रोडक्ट से रिलेटेड बात आती है। फंक्शनल। 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 जब भी टाइप आ जाए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर तो दो ही है, पहले तो वही चले जाओ, दोनों में से एक तो कोई होगा, फिर सोच लो कौन सा होगा। अब इसमें ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन एनी वन फीचर। हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल तो हट चुका है ना ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ दो फिर इसको। तो चलिए फॉर्मल, और जहां फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव की बात आती है वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? देखो ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं सुनने और उसमें डिविजनल। हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव को जो प्रमोट करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल है। डिविजनल करेक्ट है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जहां एफिशिएंसी होता है इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? ये देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। Functional. फंक्शनल है, तो ये फंक्शनल और जो ये है ना, ये दोनों अच्छी तरह पढ़ के जाना। इससे रिलेटेड जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले ना उसको जरूर करके जाना। Name the structure which help in increasing the managerial and operational efficiency. ये अभी ऊपर भी आया। अभी कहाँ मैनेजीरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को फंक्शनल। बढ़ाया जाता है? फंक्शनल हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में अच्छी तरह करके जाना, ये थोड़ा सा है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अगर सिंपल सिंपल पूछा जाए, जैसे ये है, नेम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which develop by in keeping the distinct products being produced, different फंक्शनल। products produced। तो प्रोडक्ट्स वाला तो आप एकदम में बता देते हो, ठीक है ना। और अगर प्रोडक्ट्स के नाम हो कि ये कंपनी है, ये टीवी भी बनाती है, वॉचेस, डिविजनल। डिटर्जेंट, तो ये भी प्रोडक्ट है। मतलब जहां ऐसा आ जाए वहां तो आप ऐसे भी समझ जाते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन सा भेजूंगी अभी ना, उसमें काफी इस टाइप के दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेना कौन सा फंक्शन है, आंसर्स के साथ ही भेज दूंगी। अब ऐसे भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। ये तो फिर आता ही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अकाउंटेबिलिटी, या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो अलग, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल तो ये होगा, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, फर्स्ट आ जाएगा रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्रिएटिंग डिविजन्स एज प्रॉफिट सेंटर्स,
या ओपनिंग न्यू सेंटर्स और ब्रांचेस? बताइए सेंट्रलाइजेशन इनमें से किसको रेफर करेंगे हम? सेकंड ऑप्शन, हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी? डिस्पर्शन। हाँ, डिस्पर्सल तो होता है सारों को दे देना, सेंट्रलाइजेशन में सॉरी, कहाँ देते हैं, वो तो डिसेंट्रलाइजेशन। रिटेंशन, रिटेंशन रिटेंशन वाला। मतलब रिटेन, अपने पास करके रखना, ठीक है ना। ओपनिंग न्यू ब्रांचेस और सेंटर का मतलब क्या है, नए नए डिपार्टमेंट खोलना, वो तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। क्रिएटिंग डिविजन्स बना देना, वो भी नहीं हो सकता। सेंट्रलाइजेशन ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, जहाँ सारी पावर अथॉरिटी अपने पास हो। तो थोड़ा सा पढ़ लेना ध्यान से, फिर उसको करना। ये भी मैंने कल बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन? कौन स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? वेरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल कोई स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता, चाहे डिविजनल हो चाहे फंक्शनल स्ट्रक्चर हो, वो है तो ना पार्ट ऑफ वो, तो वो फॉलो करते हैं। पर इनफॉर्मल कोई स्केलर चेन को, प्रिंसिपल्स को ज्यादातर फॉलो नहीं करते। प्लानिंग का जो चैप्टर है, प्लानिंग में प्लान्स तो सारे कट ही गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी प्लान्स पे आते थे, वो टॉपिक ही काट दिया गया। तो आपके पास सिर्फ इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और मेनली जो है प्रोसेस बचता है। तो कई बार बताया है प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आज भी है, ठीक है ना। प्लानिंग के चैप्टर को कर लेना, प्लानिंग के चैप्टर से अब क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। प्लानिंग पे ज्यादातर क्वेश्चन पता है अब कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लान्स पे क्वेश्चंस होते थे, प्लान्स तो खत्म हो गया, तो अब ज्यादातर आए आपको एक लाइन दी होगी और उसमें से आपने फीचर या लिमिटेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं। The process of planning requires logical reasoning, creativity and ability to analyze the situations. Discuss the characteristics of planning highlighted in given statement. तो अब आपको प्लानिंग की अगर फीचर्स और इम्पोर्टेंस पता है तो आप फटाफट बता पाओगे। अब इसी टाइप के आएंगे प्लानिंग में से अगर आएगा तो। मैम लाइन रिपीट करना। The process of planning require logical reasoning, creativity and ability to analyze the situation. यहाँ पूछा है characteristics of planning है, ये कौन सा वाला पॉइंट है? पहले characteristics भी तो पता होनी चाहिए ना। कहाँ लॉजिकल रीजनिंग क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है? मेंटर एक वो पॉइंट था ना। मैं आपको इम्पोर्टेंस याद करवाती हूँ प्लानिंग की। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग बट यहाँ पर तो फीचर्स बताने हैं। एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज और इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये कौन सा हुआ? इनोवेटिव आइडियाज मेंटल। या मेंटल एक्सरसाइज वाला पॉइंट हुआ, क्योंकि जहां लॉजिकल रीजनिंग क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब इसमें थे ही ज्यादातर क्वेश्चन वही होते थे, अब वो टॉपिक ही कट गया है तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है, इसमें तो प्रोसेस और ये करके चले जाना। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है वो बहुत ही इजी आता है, केस स्टडी कई बार करवा ली, कई बार डिस्कस करवा ली, आपको कोई केस दिया होगा और आपको एनवायरनमेंट पहचानना होगा, क्योंकि अब रह ये गया है, क्योंकि पहले एलपीजी का टॉपिक था लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला, वो कट हो गया, तो अब सिर्फ यही बचता है आपके पास कि डायमेंशंस को अच्छी तरह पढ़ जाना और इम्पोर्टेंस और फीचर्स को। काफी क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। डायमेंशंस तो आपको कई बार बता दिया मैंने। प्रेफरेंस ऑफ 3G मैम इंस्टेड ऑफ 2G फोन्स, बताओ ये कौन सी डायमेंशंस है? Preference of 3G phones instead of 2G. टेक्नोलॉजिकल। Technological, बिल्कुल correct है। MNC मैम getting permission to enter in Indian market. MNC permission चाहती है to enter in the market, ये कौन सा environment हुआ? लीगल। हैं?
कमीशन आ रही है ना? पॉलिटिकल हुआ, पॉलिटिकल कंपनीज, गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है ना उसको कि हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते। मैम हाँ जी, एलपीजी का जो अपने का टॉपिक कटा है उसका मीनिंग तो है। हाँ बस एक एक लाइन में मीनिंग लर्न कर देना। मैंने कहा उससे रिलेटेड कुछ भी आता था तो वो तो कट ही हो गया ना, डीमोनेटाइजेशन भी कट हो गया, तो फिर आपके लिए वैसे तो लिमिटेड ही है करने को, ठीक है ना। ये डायमेंशंस वाला अच्छी तरह कर लेना। इजी फाइनेंस फैसिलिटीज ऑन कार्स बाय डिफरेंट फाइनेंसर्स एंड बैंक्स इंक्रीज द डिमांड। तो बताइए कौन सा हुआ? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हो गया ना, डिमांड से रिलेटेड बात आ गई कि इजी फाइनेंस मिला तो डिमांड बढ़ गई, तो इकोनॉमिक हो गया। तो ये आपने कर लेने हैं। सेकंड चैप्टर में बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, उसमें तो होता ही कुछ नहीं है और, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल सारे अपने पता होंगे तो आप फटाफट आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपका है ही है मैनेजमेंट साइंस, आर्ट, प्रोफेशन हो गया, लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल हो गया, उधर से वो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक हो गया। ये कई बार इनके टेस्ट हो चुके हैं, कई बार इनकी तैयारी करवा चुके हैं, ठीक है। मैम ऑल द बेस्ट कोऑर्डिनेशन में एग्जामिनेशंस, ठीक है।